हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत सूचना मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया, मस्त। अपनी इससे पहले दो क्लासें हो गई है। कितनी क्लासें हो गई? इससे पहले अपनी दो क्लासें हो गई है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? अजय राज और अर्णोराज के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? अजय राज, अजमेर के चौहानों में अजय राज और अर्णोराज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एक बार वापस इसका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए वापस। सबसे पहले हमने देखा था अजय राज, जिन्होंने अजमेर की स्थापना की थी। कब की दोस्तों? 1113 ईस्वी में। कब की थी? 1113 में स्थापना की थी। चौहानों की राजधानी इन्होंने अजमेर को बनाया था। फिर हमने देखा था कि अजमेर दुर्ग, गढ़बीटली, तारागढ़ दुर्ग का इन्होंने क्या करवाया दोस्तों? निर्माण करवाया था। फिर हमने देखे थे इन्होंने अपनी रानी, जिसका नाम था सोमलेखा। क्या नाम था? सोमलेखा के नाम पे इन्होंने क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। कौन कौन से सिक्के थे? मैंने आपको बताए थे। प्रेम, सोमलवती, सोमलवती के बाद में अजयराज, इन्होंने सिक्के चलाए थे। फिर हमने देखा था कि इन्होंने पार्श्वनाथ जैन मंदिर को स्वर्ण कलश भेंट किया था। क्या किया था? पार्श्वनाथ जैन मंदिर को स्वर्ण कलश भेंट किया था। उसके बाद में इन्होंने राजनीतिक संन्यास ले लिया। राजनीतिक संन्यास 1133 में संन्यास लेने के बाद में इन्होंने जो उत्तराधिकारी है अपने पुत्र का नाम था अर्णोराज को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी दोस्तों बनाया था। दोस्तों इसके बाद में एक और बात हमने देखी थी कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अजय राज का जो शासनकाल था दोस्तों क्या था? निर्माण का दोस्तों क्या था? स्वर्णकाल था। फिर हमने देखा अगले जो राजा थे, अगला शासक था जो हमने देखा था, अगला था अर्णोराज। कौन? अर्णोराज। अर्णोराज के बारे में हमने देखा था कि अर्णोराज ने तुर्कों को हराया था। तुर्कों को हराया या तुर्कों का दोस्तों सफाया वहां से किया था। तुर्कों के खून से अपवित्र हुई जमीन को या अपवित्र हुई भूमि को वापस पवित्र करने के लिए अर्णाराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण कराया। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इन्होंने पुष्कर में आदिवराह मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद में अर्णोराज की हमने उपाधियां पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, ये इनकी उपाधियां पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि अजमेर के अंदर पंच मंदिर का क्या करवाया था दोस्तों? अर्णोराज ने मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर हमने देखा था कि अन्ना सागर झील के किनारे एक दौलत बाग और एक है बारहदरी। दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान भी कहा जाता है। दौलत बाग का जो निर्माण है जहांगीर के द्वारा करवाया गया था और बारहदरी का निर्माण शाहजहां के निर्माण के द्वारा करवाया गया था। फिर हमने वहां पे पढ़ा था कि अन्ना सागर झील के किनारे अस्मत बेगम के द्वारा इत्र का आविष्कार किया गया था। उसके बाद में हमने देखा था कि अर्णोराज के समकालीन गुजरात के शासक जय सिंह था, जो क्या था दोस्तों? जय सिंह था। कौन था दोस्तों? जय सिंह, या जय सिंह सिद्धराज भी कहा जाता है, जिन्हें सिद्धराज जय सिंह भी कहा जाता है। वही सिद्धराज जय सिंह जिन्होंने अर्णोराज को अपनी बहन की शादी करवाई थी। अपनी बहन जिनका नाम था कांचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ में करवाया था। अर्णोराज ने जैन धर्म की खतरगढ़ शाखा को भू अनुदान किया था। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। बाकी वाली चर्चा मैंने बोला था अपन अगली क्लास में करेंगे। उसके बाद में जहां हमने देखा था कि अर्णोराज की हत्या उनके पुत्र जगदेव के द्वारा की गई थी। ठीक है, जगदेव के द्वारा की गई, इसलिए अजमेर के अंदर देखेंगे चौहानों के अंदर जो पितृहंता भी किसको कहा जाता है? जगदेव को कहा जाता है। जगदेव का शासनकाल ज्यादा दिन तक नहीं रहा। लोगों ने, वहां के आम जनता ने सोचा कि इन्होंने अपने पिता को भी मार दिया तो ये हमारा को मतलब किस तरह से अपना शासन चलाएगा। तो इनको यहाँ पे जनता ने स्वीकार नहीं किया। तो भाई देखो, जनता जनार्दन है, यदि जनता ही नहीं स्वीकार करेगी तो वहां का शासक शासन नहीं चला सकता है। तो इनके बाद में जो अगला शासक बना, जिनका नाम था दोस्तों, सबसे बड़ा शासक बना जिनका नाम दोस्तों बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ भी जिन्हें कहा जाता है। दोस्तों आज हम जो पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? विग्रहराज या बिसलदेव के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि बिसलदेव, जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता था, उपाधियां इनकी देखेंगे कवि बंधु, कटि बंधु, विद्वानों का आश्रयदाता। ये विद्वानों को वहां पे आश्रय देता था, या विद्वानों की वहां पे इनके जो था दरबार के अंदर विद्वान बहुत ज्यादा थे, इनको इसलिए इनको विद्वानों का आश्रयदाता भी दोस्तों कहा जाता है। फिर देखेंगे कि धर्मगोर सूरी व जिंदत सूरी के कहने पर इन्होंने क्या किया था दोस्तों? जो पशु वध पर इन्होंने दोस्तों क्या करा? रोक लगाई थी। किनके कहने पर? एक तो नाम इनके जो थे आश्रयदाता, इनके जो विद्वान थे उनके, इनका नाम धर्मघोष, एक का नाम जिंदत सूरी था। उनके ही कहने पर इन्होंने क्या किया? पशु वध पर इन्होंने दोस्तों क्या लगाई? रोक लगाई। पशु वध या फिर पशु जो बलि होती है दोस्तों, उस पर इन्होंने क्या करवाया दोस्तों? जो इन्होंने रोक लगाई दोस्तों। और दोस्तों विग्रहराज ने ही कुमारपाल चालुक्य को हराकर अपने पिता की जो हार का दोस्तों क्या लिया था? बदला लिया था। हार का बदला लिया था। कुमारपाल चालुक्य के द्वारा जो इनके द्वारा जीते गए थे पाली, नाडोल और चित्तौड़ को दोस्तों इन्होंने क्या करवाया दोस्तों? आजाद करवाया था। इनके प्रमुख दरबार यदि विद्वान देखे जाए तो प्रमुख
दरबार विद्वान कौन कौन से थे? सोमदेव और नरपति नाल। कौन थे? सोमदेव और नरपति नाल। सोमदेव का ललित विग्रहराज इनका ग्रंथ है और नरपति नाल का बीसल देवरासु इनका दोस्तों क्या है? ग्रंथ है। आगे देखेंगे दोस्तों, इन्होंने स्वयं ने संस्कृत भाषा में हरिकली नाटक लिखा था। इन्होंने स्वयं ने ही अपने ही हाथों से एक नाटक लिखा था जिसका नाम है दोस्तों हरिकली नाटक। जो इन्होंने दोस्तों हरिकली नाटक लिखा था, जो प्राचीन भारत के लेखक जिनका नाम है 12वीं की पुस्तक किरातार्जुनीयम पर दोस्तों क्या आधारित है। आगे देखेंगे कि इन्होंने दिल्ली शासक तंवर तोमर को दोस्तों दिल्ली पर अधिकार किया। इस कारण इनका काल चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्होंने क्या किया दोस्तों? देखा कि इन्होंने दिल्ली के शासक तंवर तोमर को दोस्तों पराजित किया और दिल्ली पर दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया? दिल्ली तक इन्होंने अधिकार कर लिया। इसलिए इनके ही काल को चौहानों का दोस्तों क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। और दोस्तों जो ये दिल्ली के विजय की जो अपन देखेंगे, जो दिल्ली विजय इन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया, विजय किया, इसकी जो जानकारी दोस्तों बिजोली अभिलेख से मिलती है। कहां से मिलती है? बिजोली अभिलेख से मिलती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इनके शासनकाल को चौहानों का दोस्तों मैंने बता दिया, चौहानों का स्वर्ण काल बताया। किसने बताया? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया है। दोस्तों अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। यहां देखेंगे दोस्तों जिसका नाम था किलहोर्न। किलहोर्न ने बीसलदेव की तुलना किससे की? कालिदास से की। किससे? कालिदास से इनकी तुलना की है। बीसलपुर नामक स्थान की स्थापना कर बीसलपुर नामक सरोवर बनाया। इन्होंने बीसलपुर नामक एक स्थान की स्थापना की और वहां पर एक बीसलपुर नामक क्या दोस्तों एक सरोवर का इन्होंने निर्माण सरोवर बनाया। दोस्तों बीसलदेव के विद्वान पद्मनाभ ने अजमेर में साहित्य सम्मेलन करवाया जिसकी अध्यक्षता सोमदेव के द्वारा की गई। विश्वदेव के विद्वान जिनका नाम पद्मनाभ था, उन्होंने अजमेर में एक साहित्य सम्मेलन कराया जिसकी अध्यक्षता दोस्तों सोमदेव के द्वारा की गई थी। दोस्तों विग्रहराज के स्थापत्य कला की बात करें तो स्थापत्य कला के अंदर दोस्तों इन्होंने सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया। किसका? सरस्वती कंठाभरण का दोस्तों इन्होंने निर्माण करवाया था। इस विद्यालय की दीवारों पर हरिकली नाटक की 75 पंक्तियां लिखी गई है। मैंने आपको बताया था कि इनके द्वारा हरिकली नाटक जो लिखा गया था, जो इनकी स्वयं का एक संस्कृत भाषा में लिखा गया था, उन्होंने इस विद्यालय की दीवारों पर 75 पंक्तियां लिखी थी। किसके द्वारा? 75 पंक्तियां इनके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों आगे देखेंगे कि इस नाटक की कुछ पंक्तियां इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर लिखी गई है। कुछ इस नाटक की जो पंक्तियां है इंग्लैंड के अंदर राजा राम मोहन राय के स्मारक पर लिखी गई है। दोस्तों इस सरस्वती जो कंठाभरण है इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वा कर 2.5 दिन का चोपड़ा बनवाया था। दोस्तों जब हम छोटे थे तो हमारे जब क्लास लगती थी या फिर कोई बाल सभा या शनिवार को कार्यक्रम या फिर प्रार्थना के अंदर सबसे हमारा फेवरेट प्रश्न हुआ करता था। कौन सा? कि 2.5 दिन का चोपड़ा कहाँ स्थित? आज भी हमें याद है, सबका होगा, मेरा नहीं सबका होगा कि ये हमारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन या फिर पर एक दिन छोड़ के एक दिन ये प्रश्न पूछा ही जाता था। दोस्तों तो 2.5 दिन का चोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का चोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। इसको तुड़वाकर 16 खंभों का महल व राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं। इसे 16 खंभों का महल या राजस्थान की दोस्तों क्या कहते हैं? प्रथम मस्जिद कहते हैं। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर देखेंगे इसका वास्तुकार अबू बकर था। कौन था? इनका जो वास्तुकार, जो इसको बनाने वाला, जो इसको ढांचा या फिर इसका नक्शा तैयार करने वाले को दोस्तों क्या कहा जाता है? वास्तुकार कहा जाता है। जो इनके वास्तुकार थे दोस्तों कौन थे? अबू बकर थे। कौन थे? अबू बकर थे। यहाँ पंजाब शाह पीर का उर्स लगता है और यहाँ पर पंजाब शाह पीर का दोस्तों क्या लगता है? उर्स लगता है। क्या लगता है? उर्स लगता है। गोकर्णेश्वर मंदिर बीसलपुर टोंक मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? ये वापस विसलदेव विग्रहराज चतुर्थ ने गोकर्णेश्वर मंदिर विसलदेव टोंक मंदिर का निर्माण करा। जहां पे आपको कहीं पे दिखे इस ईश्वर शब्द दिखे, गोकर्णेश्वर, सोमेश्वर, तो आपको वहां पे आंख बंद करके कर देना है। किसका मंदिर हो सकता है? शिव का मंदिर हो सकता है। भगवान शिव का मंदिर होगा वहां पे। तो इन्होंने गोकर्णेश्वर मंदिर विसलपुर टोंक मंदिर का दोस्तों क्या निर्माण करवाया था। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। दोस्तों हम देखेंगे विग्रहराज के बाद जो अगला शासक बनता है जिनका नाम था दोस्तों अपार गांगेय। क्या नाम था? अपार गांगेय। अपार गांगेय ज्यादा दिन तक उन्होंने वहां पे शासन नहीं किया। अपार गांगेय की हत्या इनके चचेरे भाई जिनका नाम था दोस्तों पृथ्वीराज द्वितीय, क्या था? पृथ्वीराज द्वितीय ने ही इनके द्वारा क्या की गई? इनकी हत्या कर दी गई। तो यह देखेंगे अपने चौहानों में क्या हो गए? पात्र हंता। क्या हो गए? पात्र हंता।
पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा सुहावेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसका निर्माण करवाया गया? सुहावेश्वर। ये भी शिव का मंदिर है, मैंने आपको पहले भी बताया, जिसके पीछे ईश्वर आए, यहाँ माहेश्वर, यहाँ ईश्वर, यहाँ जैसे अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था सोमेश्वर। तो आंख बंद करके कर देना, किसका होगा? शिव मंदिर होगा। तो इन्होंने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिनका नाम था सुहावेश्वर। क्या नाम था? सुहावेश्वर। इनकी रानी का नाम था दोस्तों रूठी रानी, जिनका नाम था सुहाव देवी। उन्हीं के ही नाम पर इन्होंने सुहावेश्वर मंदिर का दोस्तों क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज भी ज्यादा दिन तक इनका शासनकाल नहीं रहा, तो इनके बाद में जो राजा बनता है, जिनका नाम था दोस्तों सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर था। तो सोमेश्वर के दरबारी विद्वान देखेंगे, इनके बेटा हुआ, जिनको आप सब जानते हो, इनके पुत्र का नाम था पृथ्वीराज तृतीय। क्या नाम था? पृथ्वीराज तृतीय। इनकी रानी का नाम कर्पूरी देवी था, और इनके पिता का नाम मैंने आपको बता दिया दोस्तों, अर्णोराज था, और माता का नाम कांचन देवी, वो ही चालुक्य राजकुमारी सिद्धराज जयसिंह की जो बहन थी। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अपन विस्तार से सोमेश्वर के बारे में दोस्तों। यहां से जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे दरबारी विद्वान। सोमेश्वर के दोस्तों दरबारी विद्वान कौन कौन से? दरबारी विद्वानों में देखेंगे तो केमास राठौड़, जो इनके क्या थे दोस्तों? विद्वान। जो केमास राठौड़ इनके क्या थे? दरबारी विद्वान थे। रानी का नाम मैंने आपको बता दिया, कर्पूरा देवी। क्या? कर्पूरी देवी इनकी रानी का नाम था। और बेटा पृथ्वीराज द्वितीय। क्या नाम? बेटे का नाम क्या दोस्तों? पृथ्वीराज द्वितीय। और पिता का नाम है दोस्तों अर्णोराज। पिताजी कौन थे इनके? सोमेश्वर के अर्णोराज। और माता का नाम कांचन देवी, वो ही राजकुमारी जो इसकी थी चालुक्य राजकुमारी कांचन देवी। क्या नाम है? कांचन देवी। इनके दरबारी विद्वान केमास राठौड़ ने आई छत्रगढ़ नागौर का दोस्तों निर्माण करवाया था। इनके जो दरबारी विद्वान थे, जिनका नाम दोस्तों केमास राठौड़ था, केमास राठौड़ के द्वारा ही आई छत्रगढ़, जो नागौर का प्राचीन नाम है। किसका नाम है? नागौर का प्राचीन नाम है। आई छत्रगढ़ का निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण करवाया गया? आई छत्रगढ़ का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। दोस्तों एक राजा थे, जिनका नाम था कोंकण के राजा। किसके? कोंकण स्थान था। कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन। क्या नाम था? मल्लिकार्जुन को पराजित करके, इनको हराकर कलचुरी के राजकुमारी कर्पूरी देवी। क्या नाम था? कर्पूरी देवी के साथ में इन्होंने विवाह किया था। कोंकण के राजा थे, मल्लिकार्जुन को हराकर, पराजित कर उनको कलचुरी के राजकुमारी कर्पूरी देवी के साथ में इन्होंने क्या किया दोस्तों? विवाह किया था। मैंने अभी आपको बताया था, इनकी रानी का नाम क्या था? कर्पूरी देवी था, जो किसको हराकर? कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को पराजित कर कलचुरी के राजकुमारी कर्पूरी देवी के इन्होंने साथ में विवाह किया था दोस्तों। फिर देखेंगे अगला जो हमारा पॉइंट है कि पुष्कर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जहां ब्रह्मा महेश की प्रतिमा स्थापित है। इन्होंने पुष्कर के अंदर वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की दोस्तों क्या है? प्रतिमा स्थापित है। फिर देखेंगे अगला कि सोमेश्वर की हत्या गुजरात के शासक भीमदेव सोलंकी ने की। यही चालुक्य भीमदेव सोलंकी चालुक्य है, जिन्होंने ही सोमेश्वर की हत्या की। क्या की? सोमेश्वर की हत्या की। गुजरात के शासक थे भीमदेव सोलंकी, उन्होंने ही क्या की थी? सोमेश्वर की दोस्तों हत्या की। आगे जाके पृथ्वीराज तृतीय इनकी मतलब जो हत्या उनका बदला लेते हैं। अब जैसे इनकी सोमेश्वर की हत्या हो गई, तो जब हत्या हो गई तो अगला शासक कौन बनेगा? अगला शासक देखेंगे तो अगला शासक हमारा बनेंगे पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें क्या राय पिथौरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है दोस्तों। तो इनका जन्म दोस्तों कहाँ पे हुआ था? पृथ्वीराज का जन्म अनिहल पाटन गुजरात में हुआ था। कहाँ पर? अनिहल पाटन गुजरात के अंदर हुआ था 1166 ईस्वी को दोस्तों। पिता का नाम मैंने बता दिया, सोमेश्वर। क्या नाम है दोस्तों? मैंने अभी आपको बताया, सोमेश्वर, जिनकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? भीमदेव सोलंकी चालुक्य गुजरात के शासक के द्वारा इनकी क्या कर दी गई थी दोस्तों? हत्या कर दी गई थी। पुत्र का नाम दोस्तों गोविंदराज। पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? पृथ्वीराज के पुत्र का नाम दोस्तों गोविंदराज। वही गोविंदराज जिन्होंने रणथंभौर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? रणथंभौर के अंदर जाके चौहान राजवंश की दोस्तों क्या की थी? स्थापना, जिनका नाम क्या है दोस्तों? गोविंदराज। फिर देखेंगे माता का नाम मैंने आपको बता दिया, कर्पूरी देवी। क्या नाम है माता का नाम दोस्तों? क्या है? कर्पूरी देवी। वो ही कर्पूरी देवी जो कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को पराजित कर कलचुरी के राजकुमारी कर्पूरी देवी के साथ इन्होंने विवाह किया था, वही माता, जिनका नाम क्या है दोस्तों? कर्पूरी देवी। सवारी दोस्तों नाट्यरंबा। इनके जो घोड़ा था दोस्तों, उनका नाम नाट्यरंबा था। जो इनके घोड़े का नाम क्या दोस्तों? नाट्यरंबा। भाई का नाम दोस्तों हरिराय। कहाँ पे हरिराज मिलता है आपको? कहीं पे आपको देखने को मिलेगा हरिराय, जो इनका नाम क्या दोस्तों? हरिराय। दरबारी विद्वान
विद्वान देखेंगे, सबसे पहले एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान कौन है, इनमें से छांटिए। तो दरबारी विद्वानों को देखेंगे तो दरबारी विद्वान दोस्तों कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैनक भट्ट और चंद्रबरदाई। जैनक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा था और चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा गया था। ये दोनों इसके क्या थे, दरबारी विद्वान थे। एक जैनक भट्ट याद कर लेना, एक चंद्रबरदाई। जैनक भट्ट के द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखा गया और चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इनका सेना अध्यक्ष जिनका नाम था भुवने कमल। क्या था इनके सेना अध्यक्ष जिनका नाम था भुवने कमल। प्रधानमंत्री दोस्तों कैमास। प्रधानमंत्री अभी तक इनके कौन थे, कैमास ही इनके क्या थे दोस्तों, जो कैमास राठौड़, वही कैमास राठौड़ जिन्होंने ही आई छत्रगढ़ नागौर का दोस्तों क्या निर्माण करवाया था। ठीक है, वही दरबारी विद्वान कैमास राठौड़ सोमेश्वर के थे और वही कैमास राठौड़ किसके थे, पृथ्वीराज तृतीय के थे। यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया था। ठीक है दोस्तों, ये एक शासक बहुत ही साम्राज्यवादी नीति के शासक थे। अपने जो आसपास के जो स्थान है उनको अपने अंडर में लेना चाहते थे, अपने कवर में करना चाहते थे। कौन दोस्तों नहीं चाहता, अपना जो राज्य का विस्तार है, राज्य का क्षेत्र है, कौन कम करना चाहता। हर कोई साम्राज्यवादी नीति का सबसे पहले आपको एग्जाम में कैसा भी पॉइंट आ जाए, सबसे पहले आपको लिखना है, कोई भी राजा आ जाए आपको लिखना है साम्राज्यवादी नीति। क्या साम्राज्यवादी नीति मतलब अपने क्षेत्र को विस्तार को बढ़ाना, क्षेत्र के विस्तार को दोस्तों बढ़ाना ही साम्राज्यवादी नीति का अर्थ है। तो इनके जो पड़ोसी दोस्तों कौन कौन से, सबसे पहले पड़ोसी देखेंगे तो इनके दोस्तों एक पड़ोस में एक भंडारनक जाति थी। क्या दोस्तों, एक भंडारनक जाति थी जो सतलज नदी के किनारे एक भंडारनक जाति इनकी क्या थी दोस्तों, एक पड़ोसी जाति थी। जो इनका एक मतलब देखा जाए कि इनके पड़ोसी जो दुश्मन कौन था, एक भंडारनक जनजाति थी। दूसरा पड़ोसी देखा जाए तो हरियाणा के जो गुरुग्राम नागार्जुन, जो इनका चचेरा भाई था नागार्जुन, वो भी इनका क्या था दोस्तों, वो भी इनका क्या था, एक प्रकार से इनका भाई था, वो भी इनका क्या था दोस्तों, दुश्मन था। वही नागार्जुन, बाकी सब राजा थे, सबको वहां पे राजा बनने का हक मिला था, लेकिन एकमात्र नागार्जुन थे जिनको बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई शासन व्यवस्था करने को वहां पे नहीं मिला। तो इन्होंने हरियाणा गुड़गांव में जाकर अलग से अपनी शाखा बनाई। दोस्तों जो नागार्जुन ने जो अनुराग के पुत्र हुए थे, एक जोया राजकुमारी थी सुधवा जिनका नाम था, एक चालुक्य राजकुमारी जिनका नाम कांचन देवी था। ठीक है, जोया राजकुमारी के पुत्र हुआ जगदेव, वही जगदेव जिन्होंने अपने पिता की दोस्तों क्या की थी, हत्या की। जगदेव का भाई था विग्रहराज, उन्होंने भी मतलब शासन किया, जगदेव ने भी किया। जगदेव के पुत्र था पृथ्वीराज द्वितीय। क्या था दोस्तों, पृथ्वीराज द्वितीय, उन्होंने भी शासन किया। और उसके बाद में विग्रहराज के दो पुत्र थे, एक अपार गांगे, एक नागार्जुन। नागार्जुन को दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई शासन नहीं किया, लेकिन अपार गांगे ने तो शासन किया, लेकिन नागार्जुन को, इन भाइयों में से नागार्जुन ने बेचारा एक प्रकार से पता नहीं कैसे बच गया, इनके शासन शायद लिखा हुआ भी नहीं था। फिर चालुक्य राजकुमारी मैंने बता दिया, चालुक्य राजकुमारी के पुत्र था सोमेश्वर के दो पुत्र हुए, एक का नाम पृथ्वीराज, एक का नाम हर्राय था। ठीक है दोस्तों, हर्राय तो जिसे हरराज भी कहते, हर्राय भी कहते, पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र हुआ जिसका नाम दोस्तों गोविंदराज था। वही गोविंदराज जिन्होंने रणथंभौर की दोस्तों क्या की थी, स्थापना की थी। तो अपन आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो नागार्जुन कौन है, ये पृथ्वीराज तृतीय का दोस्तों क्या है, भाई है। क्या है, भाई है। तो इनका जो दुश्मन था एक नागार्जुन भी इनका क्या था दोस्तों, दुश्मन था। फिर देखेंगे कनौज कहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। कनौज उत्तर प्रदेश के अंदर भी जयचंद गढ़वाल दोस्तों क्या थे, जयचंद गढ़वाल, ये भी इनके क्या थे दोस्तों, पड़ोसी दुश्मन थे। फिर महोबा में परमर्दी चंदेल। कौन था महोबा में, परमर्दी चंदेल। उसके बाद में देखेंगे परमार वंश के अंदर दोस्तों राजकुमारी इच्छिनी देवी, जो आबू की राजकुमारी, इनसे दोस्तों ये क्या करना चाहते थे, विवाह करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, और विवाह करना चाहते थे। और इनका विवाह किसके साथ में हुआ था, परमार वंश की राजकुमारी जिनका नाम इच्छिनी देवी था। क्या था, इच्छिनी देवी था, जो कहाँ की थी, आबू की थी। तो ये भी इनके क्या थे, पड़ोसी थे। फिर गुजरात के एक पड़ोसी भीम द्वितीय या भीमराव सोलंकी, वही भीमराव सोलंकी जिन्होंने ही सोमेश्वर की दोस्तों क्या की थी, हत्या की थी, गुजरात के शासक। तो इनके साथ तो बदला लेना बहुत ही बड़ी बात है कि इनके साथ तो बदला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ही इनके पिता सोमेश्वर की दोस्तों क्या की थी दोस्तों, हत्या की थी। तो भाई ये तो सबसे बड़ा दुश्मन हो गया कि इन्होंने इसके पिता की हत्या की, तो पुत्र कब बदला लेने से चूकेगा। तो इन्होंने ही इनसे बदला लेने की ठानी। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, गुजरात का भीम सोलंकी, जो इनका क्या था, जो दुश्मन था। वापस गौर प्रदेश पाकिस्तान, पहले सब एक थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान सब एक था। तो जब यहाँ से इधर से जो अफगानिस्तान का एक जिसे गौर प्रदेश कहा जाता था, जहां पे इनका दुश्मन कौन था, मोहम्मद गोरी। वही मोहम्मद गोरी जिनके साथ में तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, वो वही मोहम्मद गोरी। तो इनका एक दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन यही था, मोहम्मद गोरी।
तो आपको मैंने यहाँ से समझा दिया जो इनके पड़ोसी थे कौन कौन से। तो पृथ्वीराज तृतीय पता नहीं किस टाइप का बंदा था ये, इन्होंने सबसे दुश्मनियां लेके रखी थी, सबसे दुश्मनी लेके रखी थी। जो इनके पड़ोसी है पता नहीं अब कौन सा, मेरे को नहीं लग रहा है कहीं से कोई चूक गया है, चारों दिशाओं में इसने सबसे दुश्मनी लेके रखी थी। तो भाई बंदा तो बहुत ही मतलब राजस्थान के अंदर है, तो भाई बंदा बहुत ही परफेक्ट होगा। तो इसने मतलब साम्राज्यवादी नीति विस्तार के लिए, इस अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए सबसे दुश्मनी लेके रखी थी। यहाँ से मैंने आपको समझा दिया। सतलज बंडानक जाति हो गई, और हरियाणा गुड़गांव गुरुग्राम जिसे नागार्जुन इनका भाई हो गया, और पूर्व में कनौज उत्तर प्रदेश जयचंद गढ़वाल हो गया, और महोबा परमर्दी देव चंदेल हो गया, और दक्षिण के अंदर जो इनसे विवाह करना चाहती थी इच्छिनी राजकुमारी, तो ये भी हो गई आबू से, और भीमराज सोलंकी हो गया गुजरात से, जो चालुक्य शासक था, जो इनका सबसे बड़ा दुश्मन था, जिन्होंने सोमेश्वर की हत्या की थी, इसलिए पिता का बदला लेना चाहते थे। फिर इधर देखेंगे गौर प्रदेश, अफगानिस्तान को उस टाइम गौर प्रदेश कहा जाता था, तो गौर प्रदेश के मोहम्मद गौरी से भी ये बदला लेना चाहता था। समझ में आ गया ना आपको यहाँ तक कि नागार्जुन इनके चचेरे भाई थे। क्या थे? इनके चचेरे भाई थे। तो शासक बनते सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किया, एवं इनसे जो इनका क्या किया, दमन किया। और नागार्जुन के सेनापति जिनका नाम देवभट्ट था, इनके सेनापति जिनका नाम दोस्तों क्या था, देवभट्ट को हराया, और नागार्जुन ने गुड़गांव को अपना केंद्र बना के रखा था। इन्होंने क्या किया था, हरियाणा जो इसके अंदर गुड़गांव के अंदर इन्होंने यहाँ का केंद्र बना के रखा था। नागार्जुन का दमन कब किया दोस्तों, तो यहाँ से लिख देना 1178 ईस्वी में। कब? 1178 ईस्वी में इन्होंने सबसे, इनका ये दोस्तों देखा जाए सबसे पहला अभियान था दोस्तों। क्या था? सबसे इनका पहला अभियान था। प्रमुख मंत्री मैंने आपको बता दिया, कैमास है, कदमवास भी कहते हैं, पूछा जाता है कभी, तो एक कदमवास, जैसे कैमास को कदमवास भी कहा जाता है। एक का नाम था भुवनमल, लिख लेना। एक का नाम क्या था, भुवनमल, और एक का नाम था स्कंद, और एक था वामन, एक था सोड। ठीक है, ये इनके क्या थे, प्रमुख मंत्री थे दोस्तों। क्या थे? इनके प्रमुख मंत्री थे दोस्तों। उसके बाद में मैंने आपको बंडानक जनजाति भी बताया था। बंडानक जनजाति दोस्तों जो क्या थी, बंडानक जनजाति, बंडानक पंजाब के सतलुज नदी के क्षेत्र में रहने वाली एक जनजाति थी दोस्तों। क्या थी? जनजाति। इतनी खूंखार जनजाति थी, नहाती नहीं थी, इतनी गंदी थी दोस्तों कि जब वो किसी के सामने आ जाती थी दोस्तों, तो आधे लोग यदि उसको देख के वो सामने आ जाते, गले लगा देते तो दोस्तों पकड़ के, तो कस के पकड़ लेते, तो आदमी वहीं अपनी सांस तोड़ देता। इतनी गंदी जाति थी बंडानक जनजाति। तो दोस्तों उसके बारे में क्या कहे, इन्होंने मथुरा तथा भरतपुर के क्षेत्र में लूट प्रारंभ कर दी। ये मतलब जहां से भी गुजरते थे इतनी लूट मार करते थे। तो इन्होंने राजस्थान के अंदर जो वापस अंदर भरतपुर और मथुरा के क्षेत्रों को दोस्तों इतना लूट पाट करके, इतना इनको तहस नहस कर दिया, तो इन्होंने लूट पाट प्रारंभ कर दी थी, तभी इन्होंने इनका जो नाश किया था। ठीक है दोस्तों। फिर महोबा मैंने आपको नहीं समझाया, परमर्दी देव चंदेल है, तो महोबा इनके बीच में भी युद्ध हुआ था दोस्तों। महोबा परमर्दी देव चंदेल के बीच में और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके अंदर पृथ्वीराज तृतीय दोस्तों की क्या हुई थी दोस्तों, जीत हुई थी। और परमर्दी देव के दो सेनापति थे, आला और उदल। क्या नाम था? आला और उदल। उसमें जो आला थे दोस्तों क्या थे, इनके एक सेनापति का नाम दोस्तों क्या था, आला। आला दोस्तों इस युद्ध के अंदर दोस्तों क्या हुए, मारे गए थे। और पृथ्वीराज ने अपनी सेनापति एक का नाम पंजुन राय को महोबा का दोस्तों जो प्रशासक नियुक्त किया। जब इनको यहाँ पे अधिकार हो गया, तो पृथ्वीराज तृतीय का एक सेनापति था जिसका नाम था पंजुन राय। क्या नाम था? पंजुन राय, जिनको इन्होंने यहाँ क्या क्या किया, प्रशासक। एक दोस्तों सामंत मैंने आपको पढ़ाया था कि चौहान जो सामंत थे किसके, गुर्जर प्रतिहारों के। सामंत अलग होता है, प्रशासक अलग होता है। तो इन्होंने पंजुन राय को महोबा का दोस्तों क्या कर दिया, यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। और जो भीमदेव है, जो भीमराज सोलंकी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से बता देता हूं कि जो भीमराज सोलंकी है दोस्तों, इनके जो युद्ध का दोस्तों मुख्य कारण मैंने आपको बता दिया कि एक तो पिता की हार का बदला, जो पिता की हत्या का बदला लेना चाहते थे, और एक साम्राज्यवादी नीति थी, और आबू की राजकुमारी जो इच्छिनी देवी मैंने आपको बताया, इच्छिनी देवी। इससे एक तो ये भीमराज जो सोलंकी विवाह करना चाहता था, और एक पृथ्वीराज तृतीय ये भी इससे विवाह करना चाहता था। तो इनके बीच में जो ये इच्छिनी देवी आ रही थी, तो जो भीमराज सोलंकी बोल रहे विवाह मैं करूंगा, और पृथ्वीराज बोल रहे थे विवाह मैं करूंगा। तो इनके दोनों के बीच में ये भी एक कारण रहा है दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे जो ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ, तो इसमें पृथ्वीराज दोस्तों जीत जाता है। तो उसके बाद में जो जीतता है, तो इनके बीच में संधि नहीं होती है, तो संधि को लेकर इच्छिनी देवी से ये विवाह कर देते, पृथ्वीराज तृतीय विवाह हो जाता है। लेकिन भीमराज सोलंकी का एक सेनापति था जिसका नाम दोस्तों जगदेव था। क्या नाम था? जगदेव। क्या नाम था? जगदेव। तो जगदेव प्रतिहार थे। इन्होंने बोला क्या यार के मतलब लुगाइयों के लेके बीच में लड़ रहे हो, एक स्त्री को लेकर लुगाई के लेके बीच में लड़ रहे हो, आप ऐसा कुछ मत करो। तो इन्होंने को बोला कि यार
भीमराज को बोला कि आप ऐसी बात मत करो, कि चलो उनकी शादी हो गई तो हो गई, आप बीच में लड़ाई मत करो, अच्छी नहीं लगती। तो इन्होंने इन दोनों के बीच में दोस्तों क्या करवाया था, मध्य संधि करवाई थी। किसने करवाई थी, जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच में संधि करवाई थी कि क्या यार लुगाई को लेकर बीच में लड़ाई करते हो। तो ये संधि यहाँ पे हो गई थी। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। गढ़वाल जो जयचंद गढ़वाल, ये भी मैंने आपको अच्छे से नहीं समझा, एक बार समझा देता हूँ। ये भी साम्राज्यवादी नीति, ये भी दोस्तों क्या था, ये भी साम्राज्यवादी नीति दोस्तों, सब में आंख बंद करके लिखना है। और चौहान गढ़वाल विवाद का मुख्य कारण चंदेल व गढ़वालों के गठबंधन को माना जाता है। और चौहान गढ़वाल जो विवाद का मुख्य कारण है, एक चंदेल और गढ़वालों, जो ये एक तो चंदेल हो गए और एक गढ़वाल, इन दोनों के मध्य दोस्तों एक गठबंधन को लेकर भी विवाद था। वो दिल्ली के उत्तराधिकार संघर्ष था, वो भी था। उसके बाद में जयचंद की पुत्री, जयचंद इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम क्या था, संयोगिता था, जो वहां पे गंधर्व विवाह किया गया था पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। इनकी जयचंद गढ़वाल की पुत्री जिनका नाम संयोगिता था, उनके साथ में गंधर्व विवाह को लेकर भी एक प्रकार का ये भी इनके साथ में विवाद था। जयचंद नाराज होकर पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी की मदद करता है, तभी इनके साथ में दुश्मनी और बढ़ जाती है। जो जयचंद गढ़वाल नाराज होता है और वापस क्या करता है, मोहम्मद गौरी की दोस्तों क्या करता है, मदद करता है, इसलिए इन दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाती है। तो ये भी इसका दुश्मन हो गया मोहम्मद गौरी, और जयचंद गढ़वाल भी इनका क्या हो गया, दुश्मन हो गया। एक तरफ तो दुश्मन हो गया, एक तरफ तो ससुर जी हो गए, तो दोनों हो गए इनकी तरफ से। ठीक है, अच्छे से आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। ये मैंने आपको बता दिया, भंडारकों के विद्रोह का दमन वगैरह सब कुछ एक बार फिर से देख लेना। कि यहाँ देखेंगे कि भंडारकों के विद्रोह का दमन, जिनपत नाम क्या है, जिनपत सूरी के अनुसार 1182 के अलवर भरतपुर के निकट भंडारक जनजाति को पराजित किया। जो भंडारक जनजाति अलवर भरतपुर के निकट जो क्या कर रही थी दोस्तों, यहाँ पे लूटमार कर रही थी। फिर देखेंगे नागार्जुन के विद्रोह का दमन, इन्होंने नागार्जुन के भी विद्रोह का दमन किया, जो इनके क्या थे, चचेरे भाई थे। पृथ्वीराज की अल्प आयु का फायदा उठाकर चचेरे भाई नागार्जुन ने गुरुग्राम पर अधिकार कर लिया। जो पृथ्वीराज थी, उनकी अल्प आयु में ये दोस्तों क्या, छोटी उम्र में दोस्तों क्या इन्होंने शासन संभाला था, तो इनकी जो अल्पायु छोटी उम्र को देखकर इन्होंने ही गुरुग्राम पर दोस्तों क्या कर दिया, नागार्जुन ने अधिकार कर दिया। पृथ्वीराज ने इनके सेनापति देवभट्ट को हराकर पुनः गुरुग्राम पर अधिकार किया। जो इनके सेनापति थे नागार्जुन के, जिनका नाम देवभट्ट था, उनको हराकर वापस अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज तृतीय और विशेष महोबा, मैंने आपको अभी बताया था कि पृथ्वीराज के कुछ घायलों सैनिकों को बंधक महोबा के शासक परमर्दी देव ने बनाया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में दोस्तों क्या हुआ, युद्ध हुआ। दोनों पक्षों में दोस्तों क्या हुआ, युद्ध हुआ। जो महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध कब हुआ था, 1182 ईस्वी। स्थान कहाँ पे, नारायणपुर यूपी के अंदर। कहाँ पे, नारायणपुर यूपी के अंदर। किस किस के मध्य लड़ा गया, पृथ्वीराज तृतीय और परमर्दी देव चंदेल। मैंने आपको बताया था कि आला वीर गति को क्या हुए, प्राप्त हुए। परमर्दी देव के दो सैनिक थे, जो सेनापति, एक आल्हा और एक उदल, लेकिन आल्हा इनमें वीर गति को दोस्तों प्राप्त होता है, और पृथ्वीराज तृतीय की दोस्तों क्या होती है, जीत होती है। और इनके सेनापति जिनका नाम क्या था, पंजुन राय, और पंजुन राय को दोस्तों यहाँ का क्या बनाया गया, प्रशासक बनाया गया। कहाँ का, महोबा का प्रशासक बनाया गया। यहाँ से आपको मैंने समझा दिया था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। दोस्तों एक विदेशी इतिहासकार हुए जिनका नाम जिग्निंग था। क्या था दोस्तों, जिग्निंग। जिग्निंग लिखता है आला उदल, आला वही जो परमर्दी देव के क्या थे दोस्तों, सेनापति थे, जिनकी दोस्तों क्या हो गई थी, वहां पे मतलब हत्या हो गई या फिर उनकी मतलब मौत हो गई थी। तो आला खंड में लिखा है कि 11 वर्ष कुकर जिए, 12 वर्ष सियार के। 11 वर्ष कौन जीता है, कुकर मतलब कुत्ता, ठीक है। 12 वर्ष सियार, 12 वर्ष कौन जीता है, सियार जिए। और 18 वर्ष क्षत्रिय, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए, मतलब 18 वर्ष राजपूत क्षत्रिय जीता है। बाकी जीवन दोस्तों क्या है, बाकी जीवन क्या होता है दोस्तों, धिक्कारी। किसके बारे में कहा था, आला उदल के बारे में कहा, जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कहां पे, जो परमर्दी देव के सेनापति थे, पृथ्वीराज के जो मध्य युद्ध लड़ा जाता है उसमें क्या हो जाते हैं, वीर गति को दोस्तों प्राप्त हो जाते हैं। इनके बारे में किसने कहा, विदेशी इतिहासकार जिग्निंग के द्वारा कहा गया है। दोस्तों आगे देखेंगे पृथ्वीराज और जयचंद गढ़वाल, ये भी मैंने आपको एक बार बता दिया, एक बार फिर से डिवीजन कर लेना। देखेंगे यहाँ पे कि दुश्मनी का जो मुख्य कारण था, महोबा युद्ध में जयचंद द्वारा चंदेलों की सहायता करना। मैंने पहले भी बताया, जो महोबा का युद्ध हुआ था उसमें जयचंद द्वारा चंदेलों की दोस्तों क्या की गई थी, सहायता की गई थी। इस सहायता को लेकर पृथ्वीराज की इन पर नजर थी कि इन्होंने इनकी सहायता की, ये भी एक दुश्मनी का कारण है। दूसरा कारण है कि कन्नौज पर अधिकार को लेकर विवाद। जो कन्नौज पर अधिकार को लेकर भी इनका दूसरा विवाद है, एक संयोगिता विवाद है। जो संयोगिता विवाद है, इसमें गंधर्व विवाह किया गया था पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। तो यहाँ पे जो रखा गया था, इसके जो संयोगिता के पिताजी के द्वारा, जिनका नाम दोस्तों मैंने आपको पहले बताया, इनका जयचंद गढ़वाल के द्वारा एक आयोजन रखा गया था, जिसके अंदर समस्त भारत के अंदर जो राजा महाराजा उनको बुलाया गया था, और उनको बोला गया कि जो अपनी मतलब लिस्ट बताओ कि सबसे महान कौन राजा है, कौन नहीं है। तो उसमें से एक गंधर्व विवाह रखा गया था कि मतलब पसंद करके जो शादी की जाती है, जिसे अभी अपनी भाषा में लोकल लैंग्वेज में लव मैरिज या फिर
प्रेम विवाह कहा जाता है। तो वहाँ पे जब हुआ तो जो संयोगिता का विवाद यही है कि उसके अंदर पृथ्वीराज तृतीय को नहीं बुलाया गया और पृथ्वीराज तृतीय की जो मूर्ति जो उसकी जो तस्वीर है उसको जहाँ से लोग एंट्री करते हैं टेंट के अंदर, जहाँ से लोग घुसते थे उसके टेंट के जहाँ लोग जूते उतारते हैं वहाँ पर इनकी मूर्ति कुर्सी पर रखी गई। तो इनको मतलब एक बेइज्जती करने के लिए ऐसा किया गया, पृथ्वीराज तृतीय को नहीं बुलाया गया। इसको लेकर भी पृथ्वीराज तृतीय मतलब उनके अंदर एक बहुत ही ज्यादा क्रोध की भावना थी। तो जब वहाँ पे चल रहा था तो संयोगिता के द्वारा जहाँ वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था ये गंधर्व विवाह का जो पसंद करके शादी करते हैं, तो उसके अंदर संयोगिता किसी को नहीं पसंद करती है और जो गेट पे जो मूर्ति लगी होती है वहाँ पर जाके वहाँ पे माला पहना देती है। तो वहाँ पे जो राजकुमार जो राजा वगैरह सब बैठे थे मतलब गुस्सा हो जाते हैं कि आपको इतना ही पता था तो हमारे को क्यों परेशान किया। तो ये भी एक प्रकार का विवाद होता है। इस विवाद को ही लेकर, इस चीज को ही लेकर जो जयचंद गढ़वाल है जो गौरी की क्या करता है दोस्तों, किसी युद्ध में इनकी मदद करता है। इसको लेकर ये भी एक जो युद्ध का कारण दोस्तों रहा है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों पृथ्वीराज वर्सेस गुजरात। मैंने वो भी बता दिया, पृथ्वीराज वर्सेस गुजरात के द्वारा, जो गुजरात का कौन, भीमराज सोलंकी था दोस्तों। पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर की हत्या भीमराज के द्वारा करना दुश्मनी का प्रमुख कारण था। जो मैंने पहले भी बताया कि पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर की हत्या इनके भीमराज सोलंकी के द्वारा करना ये भी एक प्रकार का प्रमुख कारण था। और दूसरा दोस्तों देखेंगे कि आबू की राजकुमारी इच्छिनी से विवाह भीमराज करना चाहता था लेकिन ये विवाह पृथ्वीराज ने किया। ये आबू की राजकुमारी जिनका नाम इच्छिनी देवी था उससे विवाह कौन करना चाहता था, भीमराज सोलंकी या चालुक्य करना चाहता था, लेकिन अपने पृथ्वीराज बीच में जाते और इच्छिनी से शादी करते। इच्छिनी क्या करती है, उनसे विवाह करती है। भीमराज सोलंकी एक दो बार मैसेज करता है कि टेक्स्ट मैसेज करता है, लेकिन वहां से भीमराज सोलंकी को कौन, इच्छिनी ब्लॉक कर देती। तो वहां पे वापस शादी किससे हो जाती है, अपने पृथ्वीराज से विवाह हो जाता है। इस बात को लेकर भी एक प्रकार का इनके बीच में युद्ध का दोस्तों क्या कारण रहा है, यहाँ दुश्मनी का दोस्तों एक कारण गुजरात और पृथ्वीराज वर्सेस दोनों के बीच में युद्ध का जो लड़ाई का कारण दोस्तों एक रहा है दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया था कि भीमराज का एक सेनापति था, जो मैंने आपको बताया कि सेनापति जो उनके बीच में क्या करता है, इसको विवाद को सलटाता क्या है कि लुगाइयों को लेकर बीच में आपस में लड़ाई करते हो। तो इस बात को लेकर जो उनके बीच में जो हुआ था, संधि करवाई थी, वो भी मैंने आपको बता दी थी दोस्तों। अब दोस्तों बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि नागौर, जो यहाँ पे नागौर का युद्ध, ये मैंने आपको बता दिया। भीमराज सोलंकी, पृथ्वीराज तृतीय, इच्छिनी का विवाह, साम्राज्यवादी की नीति, आबू की इच्छिनी से विवाह करना चाहता था और भीम द्वितीय के सेनापति जगदेव पर्तिया ने दोनों के मध्य संधि करवाई थी। ठीक है, यहाँ तक। फिर अपन देखेंगे अगला जो देखेंगे कि मोहम्मद गौरी का भारत का आगमन, मोहम्मद गौरी का भारत पर आगमन, इसको विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले मोहम्मद गौरी भारत के आगमन में मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय, जो दोस्तों प्रथम पराजय कब हुई थी, 1178 आबू अहिलवाड़, कहाँ पे, आबू अहिलवाड़ा में इनकी क्या हुई थी दोस्तों, प्रथम इनकी पराजय हुई थी। युद्ध में गुजरात शासक भीमराज के खिलाफ युद्ध हुआ था। किसके साथ हुआ था, भीमराज के खिलाफ इनके साथ में युद्ध हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी की क्या होती है, भारत में प्रथम पराजय होती है। और पृथ्वीराज ने बठिंडा के सूबेदार जियाउद्दीन काजी को पराजित किया और परिणाम स्वरूप गौरी को क्या करता है, गौरी आक्रमण करता है। क्या गौरी दोस्तों इसमें आक्रमण करता है। सबसे पहले आप देखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध, कौन सा, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध वगैरह बाकी वाली चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।